With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. वाओ यार, ये हो जाए ना अगर, फिर तो बजट में मजा आ जाएगा। काफी मुसीबतें कम हो जाएंगी। इंडियन रेलवेज के लिए भी यार बजट इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मेरी दादी का इलाज तो अगर हेल्थ केयर में पैसा मिले तो इनफैक्ट एजुकेशन भी अच्छा रहेगा यार। हाँ, मेरी बहन अच्छी पढ़ाई कर पाएगी, भाई को भी कोई दिक्कत नहीं होगी नौकरियों में। वाह, ऐसा बजट आए तो देश कहाँ पहुँच जाए हमारा। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के आलीशान दरबार में से, जहां पर बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें हम कौटिल्य या फिर चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, वो रच रहे थे अर्थशास्त्र। फिर समय के साथ साथ गवर्नेंस का हाथ पकड़ते हुए और इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ में चलते हुए हमारा बनता है द ग्रेट इंडियन यूनियन बजट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी और मैं लौट आई हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बजट के बारे में कि आखिर इंडिया का बजट शुरू हुआ कैसे था, क्या थी इसकी कहानी। तो चलिए वीडियो को इन तक जरूर देखना, लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। प्राचीन भारत ने स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग को काफी इंपॉर्टेंस दी है और वो हमारे आज तक के यूनियन बजट में दिखता है। चलिए सीधा दौड़कर चलते हैं 1860 के सन में, जहां पर भारत में अंग्रेजों का राज था। जेम्स विल्सन एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने पहली बारी फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंट किया था और ये बजट बताने वाला था हमारे देश का भविष्य। लेकिन विल्सन साहब को कहाँ पता था कि उनकी ये प्रैक्टिस सालों साल तक आगे बढ़ती रहेगी और एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएगा। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो तब उसी के साथ साथ सेल्फ गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने लगी। आजाद भारत का पहला यूनियन बजट पेश किया था R.K. शानमुगम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 में, और ये बजट हमारे देश का एक ऐतिहासिक बजट होने वाला था, जिसके साथ नई उम्मीदें भी आने वाली थी लोगों के अंदर कि क्या पता इस बजट के साथ साथ उनके लिए कुछ नया चेंज भी आए। और तब यहाँ पर नींव गड़ी बहुत ही बड़े और ग्रोथ होने वाले एक देश की। फिर उसके बाद क्या होना था, उसके बाद हमारा देश का यूनियन बजट इवॉल्व होता ही गया, जिसमें इंक्लूड होते गए फाइनेंशियल प्लान जो इम्पैक्ट कर सकते थे हर एक भारतवासी के लाइफ में। आज यूनियन बजट हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ये जताता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को, यानी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है और कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करने वाली है आने वाले साल में। लेकिन इस साल कुछ अलग हुआ था। 1 फरवरी 2024 को इंटरिम बजट पेश किया गया था। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. इसे इंटरिम इसलिए कहा गया क्योंकि इस साल होने वाले थे इलेक्शंस, और जिस भी साल में इलेक्शंस होते हैं उस साल इंटरिम बजट पेश किया जाता है, ना कि एक फुल फ्लेज्ड यूनियन बजट। और ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार बदल सकती है, तो नई सरकार के साथ नया फाइनेंशियल बजट पेश किया जाएगा, लेकिन जब तक सरकार पुरानी वाली है उस समय तक के लिए एक इंटरिम बजट पेश किया जाता है। In the last 10 years, the people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. बजट में इंक्लूड किया जाता है अलग अलग फाइनेंसेस और कितना पैसा हर एक सेक्टर को दिया जाएगा, यानी एजुकेशन को कितना पैसा मिलेगा, हेल्थ केयर को कितना पैसा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना पैसा मिलेगा, रेलवेज को कितना पैसा मिलने वाला है और डिफेंस को कितना पैसा मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स में यूनियन बजट को डिवाइड किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि हर एक सेक्टर और हर एक इंडस्ट्री को कितना पैसा मिलने वाला है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और इसके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट को भी बिठाया जाता है जो डिसाइड करते हैं कि इतना पैसा इस सेक्टर को एलोकेट करना है। और जब अब मैं डेली लाइफ के एक्सपेंसेस और फाइनेंसेस की बात कर ही रही हूँ तो मैं फ्रीडम ऐप को कैसे भूल सकती हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 1000 से ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी वीडियो फॉर्मेट में, जो आपके लिए बहुत ईजी होंगे समझना। अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, खेती बाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अपने फाइनेंसेस को अच्छे से इस्तेमाल कैसे करें इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही दे दिया है। इसी तरीके से बजट में इंक्लूड होते हैं नई पॉलिसीज और रिफॉर्म्स। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो यूनियन बजट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब बजट के इस वाले हिस्से में इंक्लूड किया जाता है वो वाला पार्ट जहां पर सरकार के पास कितना पैसा आने वाला है टैक्सेस से, ड्यूटी से और जो भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं वहां से एक सरकार के पास कितना पैसा आ सकता है, ये सब कुछ डिफाइन करता है रेवेन्यू। फिर आती है दूसरी चीज एक्सपेंडिचर की, यानी खर्चा, यानी सरकार कितना खर्चा इस बार देश में करने वाली है। ये हो सकता है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, तो ये डिफाइन करता है हमारा एक्सपेंडिचर वाला पार्ट।
फिर आता है डेफिसिट, यानी कितनी कमी हो सकती है सरकार के पास उनके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, यानी सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, उसके बीच का जो भी डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट, या फिर इसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। फिर बजट में इंक्लूड की जाती हैं पॉलिसी अनाउंसमेंट्स कि अगर कोई भी देश में नई पॉलिसी का अमेंडमेंट होने वाला है, कोई नया रिफॉर्म आने वाला है, कोई नया लॉ आने वाला है, तो उसके बारे में भी बजट में बताया जाता है। एक यूनियन बजट का देश के हर एक सिटीजन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो अपना कोई बिजनेस रन करता है या कोई सरकारी नौकरी वाला है या फिर कोई प्राइवेट नौकरी वाला। बजट सभी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस पर भी इम्पैक्ट डालता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम लोग इस बजट के आने से इतने उदास या खुश क्यों हो जाते हैं? अगर हमें क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है। आपकी सैलरी से लेकर रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ भी आइटम पर बजट का इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। हालांकि बहुत बार बजट के सेशंस में इनकम टैक्स के स्लैब्स के बारे में बात की जाती है और उसमें चेंजेस हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि सरकार ने आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप ज्यादा पैसा बचा पाएंगे और आपकी जेब में ज्यादा पैसा मिलेगा। वहीं अगर उल्टा हो जाए और टैक्सेस और रेट्स बढ़ जाएं, तो आप कम पैसे बचा पाएंगे, जो आपकी डेली यूज की इनकम को घटा सकता है। अब फॉर एग्जांपल बजट में अनाउंस किया गया एक हायर टैक्स रेट हायर अर्नर्स के लिए, यानी कि जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं उनको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं उल्टा अगर हमें टैक्स रिबेट्स मिले, टैक्स रिलीफ मिले, डिडक्शंस अच्छी खासी मिले, तो हम जैसे कॉमन मैन की जेबों के ऊपर शायद उतना असर ना पड़े। चलिए अब जीएसटी की ओर नजर डाल लेते हैं। गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले जीएसटी में अगर कोई भी चेंज आता है तो ये भी आपके डेली यूज पर खरीदने और बेचने वाली चीजों पर इम्पैक्ट डाल सकता है। अब एग्जांपल लेकर समझते हैं कि आपने कोई फूड ग्रेन्स खरीदे या मेडिसिन खरीदा, तो उसके ऊपर जो भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, अगर वो कम है तो आपको प्राइसेस में भी एक ड्रॉप दिखेगा। वहीं ऐसा अगर उल्टा हो जाए और जीएसटी के रेट लग्जरी आइटम्स पर बढ़ते नजर आए, तो शायद आप जो नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा और रुकना पड़ सकता है। बजट में सब्सिडीज और वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी अच्छी खासी बातें की जाती हैं और बजट को इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये कैसे सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट्स को सपोर्ट कर सकती हैं। अब फॉर इंस्टेंस हमें एलपीजी सिलेंडर्स पर सब्सिडी मिलती है, अब फर्टिलाइजर्स मिलते हैं फार्मर्स को, या फिर ऐसे कोई स्कीम्स जो फ्री हेल्थ केयर हमें देती हो, तो ये सारे हमारे रोजाना खर्चे को काफी कम करने में मदद कर सकती हैं। इसी तरीके से अगर सरकार स्कूल्स और एजुकेशन पर थोड़ा ज्यादा खर्चा करे, तो ये भी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट बना सकता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकता है कि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेंगी, जिससे स्टूडेंट्स का और उनकी फैमिलीज को काफी मदद मिल सकती है। इंटरेस्ट रेट्स को कैसे भूल सकते हैं? बैंक्स में जो इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं हमें, और हम जो इंटरेस्ट रेट्स लोन पर पे करते हैं, उन पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है बजट से, और बजट इन सारी बातों का भी खूब ख्याल रखता है उसे डिजाइन करते हुए। अब आरबीआई जो पॉलिसीज बनाता है उसमें अगर इंटरेस्ट रेट घटते या बढ़ते नजर आते हैं, तो ये भी डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर डाल सकते हैं और सेविंग्स पर भी। अब मान लीजिए कि आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर बजट में मेंशन किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट जो होंगे वो कम होंगे, तो आपको ज्यादा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर उल्टा ऐसा हो जाए कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गए हैं होम लोन के ऊपर, तो वहीं ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ज्यादा इंटरेस्ट मतलब ज्यादा ईएमआईज, जो हमारे मंथली बजट को काफी हद तक हिला सकती हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है ये भी बजट में बताया जाता है, और ये हमारे फाइनेंसेस पर काफी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी डाल सकता है। बेटर रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इन सभी से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज तो होती है, और ये हमारी लोकल इकोनॉमीज को भी काफी बूस्ट करता है, जिससे जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि सरकार नया मेट्रो लाइन बनाना चाहती है या फिर नए हाईवेज बनाना चाहती है, तो उसके लिए उन्होंने बजट में अपने फंड्स को एलोकेट किया कि हमें इतना पैसा इस प्रोजेक्ट में खर्च करना है। तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उससे आप ही का टाइम बचेगा, आप ही के पैसे बचेंगे, और आप ही की डेली लाइफ को एक अच्छा और एनहांस्ड इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और रिटायरमेंट प्लान्स को बिल्कुल मत भूलना, इन सब के बारे में भी बजट में बात होती है। बजट में काफी हद तक प्रोविजंस फॉर पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस और बाकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में बात की जाती है, और अगर इन सारी स्कीम्स का फायदा आपको या आपके परिवार को मिलेगा, तो वो भी आप ही की जेब के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को सेव और सिक्योर बनाने में काम आती हैं। तो देखा आपने कि बजट कितना सारा इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनल फाइनेंसेस पर। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आने वाले बजट के सेशन में जो जुलाई 2024 को पेश होने वाला है, उसमें आप किस चीज की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि यूनियन बजट सिर्फ नंबर नहीं, हमारे देश के फ्यूचर का एक रोड मैप होता है। और मैं आपको जरूर बता दूं कि मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर आने वाली हूँ बजट के ऊपर, जिसमें मैं अलग अलग सेक्टर्स कवर करूंगी, जैसे कि डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, एजुकेशन हो गया। तो वो वीडियोस के ऊपर भी आप जरूर ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि वो वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।